So today we are going to delve a bit deeper into the proof of Runge Kutta method. Runge Kutta method का हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया था, बट हम थोड़ा प्रूफ देखेंगे आज कैसे होता है. Why I want to go into the proof? Because if you people will give net exam after your masters, so there you may need the information of the proof of the Runge Kutta method to attempt the questions. कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसके लिए आपको प्रूफ जानना जरूरी है. ठीक है. तो इस कोर्स को तीन पर्सपेक्टिव से डिजाइन किया गया है. पहला पर्सपेक्टिव कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है न्यूमेरिकल मेथड वो समझ में आ जाए. दूसरा आपको उसका पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाए. तीसरा जो नेट के क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो भी आप लोगों को करने आ जाए. तो इसके तीन पर्सपेक्टिव हैं हर टॉपिक के. तो हर टॉपिक को हम ऐसे ही फॉलो करेंगे, राइट, ताकि आप अगर रिसर्च में अप्लाई करना चाहें तो रिसर्च में भी कर पाए. नेट के एग्जाम के लिए अगर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो वो भी उसके लिए भी आपकी हेल्प हो जाए. सो देयर विल बी वन मोर क्लास ऑन रंगाकुत्ता मेथड. दिस इज द सेकंड लास्ट क्लास रिलेटेड टू रंगाकुत्ता मेथड. So this class I'll cover the proof. Next class we will focus a bit more on coding, and I will give you a bit complex assignment जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करना है पाइथन में. ओके. अभी तक आई थिंक ये सेकंड असाइनमेंट में स्टेट स्पेस अप्रोच आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आई मीन अप्लाई कर दिया होगा पाइथन में. तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उसको कि जिन लोगों ने नहीं अप्लाई किया है कैसे करना है. एंड देन आई विल गिव अ bit more complex, I'll discuss a bit more complex problem, and after discussing that problem I'll ask you to code that problem in Python. Okay, so that will be the final thing. So let me start. So today firstly we are going to focus on the proof of second order Runge-Kutta method. फोर्थ ऑर्डर का आप लोग फिर कर सकते हैं प्रूफ. सो सेकेंड ऑर्डर फॉर्मूला हालांकि मैंने फोर्थ ऑर्डर का लिखवाया था, बट टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द प्रूफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रंगा-कुत्ता मेथड. आपको ये भी समझ में आ जाएगा आज व्हाई डू वी कॉल इट सेकेंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर. उस वक्त तो मैंने बताया था कि जो फोर्थ ऑर्डर रंगा-कुत्ता मेथड है, क्योंकि हम उसमें 4 पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट्स वी कॉल इट फोर्थ ऑर्डर. एक्चुअली दैट इज नॉट द एक्चुअल रीजन. The actual reason is the fourth order Runge-Kutta method is actually equivalent to taking terms in Taylor series equivalent to fourth order accuracy. So what do we mean by fourth order accuracy is, if we expand Taylor series, so we are taking the terms up to fourth order derivative in that. तो जितनी एक्यूरेसी एक टेलर सीरीज में फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक टर्म्स लेके आएगी, उतनी ही एक्यूरेसी आपको फोर्थ ऑर्डर रंगा-कुत्ता मेथड देगा. सिमिलरली जितनी एक्यूरेसी आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक टेलर सीरीज में टर्म्स लेके आएंगी, उतनी ही एक्यूरेसी आपको सेकंड ऑर्डर रंगा-कुत्ता मेथड देगा. हालांकि हम, क्योंकि ये टेलर सीरीज मेथड नहीं है, इसमें हम इंफॉर्मेशन पॉइंट्स के फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स की फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, तो बट एक्यूरेसी वो उतनी देगा. लेट्स सी हाउ. सो yn plus 1. So the formula for second order Runge-Kutta method will be, obviously here we will have only k1 and k2. जैसे फोर्थ ऑर्डर में k1 k2 k3 k4 था, तो yn plus 1 हम अप्रोक्सीमेट करेंगे इज इक्वल टू yn प्लस सम a टाइम्स k1, ये कोई कांस्टेंट है जो कि हम अभी निकालेंगे, प्लस b टाइम्स k2. लेट्स से हम इस तरह से yn हमें नोन है, मतलब लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू tn पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू n पे हमें नोन है सब कुछ, और n प्लस 1 पे हम निकालना चाहते हैं, राइट. सो द k1 will be, let's say it is h times f of xn comma yn, and the differential equation that we are solving is this one. Let's say it is dy by dx is equal to f of x comma y, or y comma x, you can say that, whatever you want to. Okay. x comma y सही रहेगा.
Yeah. So let's say this is the differential equation, and obviously we will have some initial condition for this differential equation. So let's say y at x naught is equal to y naught, where x naught and y naught are known values. So k1 will be equal to h times f of x xn comma yn, and k2 will be equal to h times xn plus alpha times h and yn plus beta times k1. फोर्थ ऑर्डर रंगाकुत्ता मेथड में हम क्या करते थे, k1 होता था h ऑफ f ऑफ x एन वाई एन, और k2 होता था h टाइम्स f ऑफ x n प्लस h बाई टू वाई एन प्लस k1 बाई टू, उसमें अल्फा और बीटा k1 बाई टू होते थे। ठीक है, बट यहाँ पे हमने जनरलाइज रखा है अभी, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रंगाकुत्ता मेथड है। हमने अल्फा और बीटा को अगर आप वन ले लेंगे तो डायरेक्ट आप एक्स एन प्लस एच और वाई एन प्लस के वन पे चले जाएंगे। ठीक है, हम उतना नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप डायरेक्ट डायरेक्ट टी एन से टी एन प्लस वन पे पहुंच जाएंगे, बट वी वांट टू सप्लाई सम इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑल्सो, बीच का कुछ टी एन और टी एन प्लस वन के बीच का इंफॉर्मेशन, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। क्योंकि सो कैसे निकालेंगे, नाउ वी हैव फोर कॉन्स्टेंट्स ए बी एंड अल्फा एंड बीटा, दीज आर अननोन। अब इनको हम कैसे डिटरमिन करेंगे बताइए, हाउ कैन वी डिटरमिन दीज कॉन्स्टेंट्स। तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस ए टाइम्स के वन की वैल्यू पुट करिए तो एच एच ऑफ एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन प्लस बी टाइम्स के टू की वैल्यू पुट करिए तो क्या आएगा, बी टाइम्स एच एंड फिर एफ ऑफ एक्स एन प्लस अल्फा एच और वाई एन प्लस बीटा के वन। ठीक है, फाइनली ये बन गया आपके फॉर्मूला। सो what we have done, let's say this is equation number one. So what we have done here is we have put the value of k1 and k2 in equation 1. You will obtain this equation. Now I am expanding this equation with Taylor series. So let's say yn plus 1 क्या हो जाएगा, yn plus a times, इसको मैं h of f of x n कमा y n ही रहने देता हूँ। let's say a अभी नॉन अननोन है हमारा, प्लस b टाइम्स, अब इसको कैसे b टाइम्स h रहा, अब f ऑफ एक्स एन प्लस अल्फा एच और वाई एन प्लस बीटा के वन को टेलर सीरीज से जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा f ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन प्लस डेल एफ बाय डेल एक्स टाइम्स टाइम्स क्या आएगा, अल्फा एच, क्योंकि अल्फा एच हम इंक्रीमेंट ले रहे हैं ना एक्स में, तो हमारा डेल्टा एक्स यहाँ पे अल्फा एच हो जाएगा, टाइम्स अल्फा एच प्लस डेल एफ बाय डेल वाई, वाई में कितना इंक्रीमेंट ले रहे हैं, बीटा के वन, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा, और के वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन, तो बीटा के वन की जगह मैं लिख रहा हूँ एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। इज दिस फाइन। और ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स भी रहेंगी, और उन टर्म्स का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ये अल्फा टाइम्स एच था और इसमें भी ये दोनों एच में लीनियर हैं। ठीक है, तो हायर ऑर्डर टर्म्स बाकी, और जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका लेते हैं तो आता है डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर टाइम्स अल्फा एच टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, तो क्वाड्रेटिक रहती एच में, तो मतलब हायर ऑर्डर टर्म्स जो रहेंगी, so that will be of order h square, I mean greater than equal to h square. Okay, so इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बिग ओ, मतलब ऑर्डर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं,
बिग ओ टाइम्स एच स्क्वेयर। बिग ओ और उसके आर्गुमेंट में एच स्क्वेयर है, मीन्स द टर्म्स विच वी आर लिविंग आर आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच स्क्वेयर। इस ऑर्डर के इक्वल होंगी या इससे बड़ी, मतलब इसके बड़े ऑर्डर की होंगी, एच स्क्वेयर, एच क्यूब, एच फोर एंड सो ऑन। ओके, हम इसको बोलते हैं बिग ओ। ओके, एनीवे, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं कुछ नोटेशन फॉलो करूंगा ताकि मेरा ये फॉर्मूला कंसाइज हो जाए थोड़ा। सो मैं एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन को सिर्फ एफ लिखूंगा, ठीक है। डेल एफ बाय डेल एक्स को मैं एफ और उसके सबस्क्रिप्ट में एक्स लिखूंगा, एंड डेल एफ बाय डेल वाई आई राइट एज एफ सबस्क्रिप्ट वाई। ओके, so if I follow this notation, so I can just write, I'll follow this notation. I can write the above formula as yn plus 1 is equal to yn plus, मैं सारी h वाली टर्म्स को कंबाइन करना चाहता हूँ। सो ए एच एफ है ये, और ये है बी एच एफ, राइट। इसको मल्टीप्लाई करोगे बी एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन आएगा, तो फाइनली हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी एच टाइम्स एफ, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे ये अल्फा टाइम्स बी इंटू एच स्क्वेयर हो जाएगा और एफ एक्स बनेगा, तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो अल्फा टाइम्स बी एंड दिस विल बी एच स्क्वेयर एंड वी हैव एफ एक्स, राइट, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा नेक्स्ट टर्म, वो बनेगा बीटा टाइम्स बी एंड एच स्क्वेयर और एफ वाई टाइम्स एफ, मैं लिख दूंगा यहाँ पे बीटा टाइम्स बी एंड एच स्क्वेयर एंड वी हैव एफ वाई टाइम्स एफ, प्लस अब क्योंकि एक h यहाँ पे है और एक एच स्क्वेयर है यहाँ पे, तो दोनों में मल्टीप्लाई करके क्यूब बन जाएगा, तो यानी बाकी की जो टर्म्स बचेंगी वो ऑर्डर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्यूब रहेंगी, तो मैं यहाँ पे प्लस ऑर्डर एच क्यूब लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माई फाइनल इक्वेशन, सो फाइनली आई विल हैव इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ इज दिस फाइन? यहाँ पे अभी भी ए बी और अल्फा बीटा अननोन है, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये जो K2 था उसमें ये जो एफ ऑफ एक्स एन प्लस अल्फा एच और वाई एन प्लस बीटा के है, इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर दिया फर्स्ट ऑर्डर तक, यहाँ तक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ये हमने एक्सपेंड किया। लेकिन हम हमारे रंगाकुत्ता मेथड में कोई भी डेरिवेटिव का इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे एफ को ही इवेलुएट कर रहे हैं, हम उसके डेरिवेटिव को नहीं इवेलुएट कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमने एक्सपेंड बस इसलिए किया ताकि हम ए बी और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल पाए। नाउ हाउ वी विल डिटरमिन दीज वैल्यूज, वो ऐसे डिटरमिन करेंगे कि एक्चुअल में अगर हम वाई एन, हमारे पास वाई एन प्लस वन क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा वो, वाई एन प्लस वन है क्या। सो यहाँ से वाई एन प्लस वन हमारा हमारा है क्या, वो है वाई एन की वैल्यू, वाई की वैल्यू एक्स एन प्लस वन पे, राइट। यही तो है वाई एन प्लस वन, वाई की वैल्यू एक्स एन प्लस वन पे, यानी कि वाई की वैल्यू एक्स एन प्लस एच पे, एक्स एन प्लस डेल्टा डेल्टा एक्स कह लो या एक्स एन प्लस एच कह लो, ठीक है, जहाँ की एच मेरा डेल्टा एक्स है यहाँ पे, राइट। यही तो है मेरा वाई एन प्लस वन, इसी को मैं निकालना चाहता हूँ। अब डायरेक्ट इफ वी अप्लाई टेलर सीरीज हियर, तो क्या आएगा,
क्या आएगा देखते हैं। तो वाई एन प्लस वन आ जाएगा वाई ऑफ एक्स एन प्लस एच, जो कि आएगा वाई ऑफ एक्स एन प्लस एच टाइम्स, क्योंकि वाई तो सिर्फ एक्स का ही फंक्शन है, तो एच टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एच स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल टाइम्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। और ये कहाँ इवेल्युएट होगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू एक्स एन पे, और ये भी एक्स इक्वल टू एक्स एन पे प्लस ऑर्डर ऑफ एच क्यूब वाली टर्म्स रह जाएंगी सर अगली। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स तो दिया हुआ है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एफ है, तो मैं लिख दूंगा। और डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे मैं डिटरमिन कर लेता हूँ पहले। मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स है वो तो एफ दिया हुआ है मुझे, एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन, तो मेरा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र क्या आ जाएगा, तो थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र क्या आएगा, so that will be d by dx times dy by dx, so that will be dy by dx मेरा f है, so that will be d by dx times f, लेकिन f तो x और y का दोनों का फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले हम करेंगे डेल f बाय डेल y टाइम्स dy बाय dx प्लस, क्योंकि f जो है y का फंक्शन था तो हम पहले डेल f बाय डेल y करेंगे, फिर dy बाय dx, और फिर f जो है x का एक्सप्लिसिट फंक्शन भी है, so then we will write here डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक है, सो फाइनली डी स्क्र वाई बाई डी एक्स फिर क्या आ जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई जो है हमारा एफ वाई है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा एफ है, प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स क्या है, एफ सबस्क्रिप्ट एक्स है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 में। फिर सब्स्टिट्यूट, अब यहाँ पे हमने रंगा कुत्ता का कोई भी इंफॉर्मेशन यूज नहीं किया है, वी आर जस्ट डीलिंग विद टेलर सीरीज, बट हेयर वी यूज द इंफॉर्मेशन ऑफ रंगा कुत्ता मेथड, क्योंकि ये k1 था, ये k2 था, फिर k2 को एक्सपेंड किया। तो ये वाला जो इक्वेशन नंबर 2 है ये तो रंगा कुत्ता से आया है, बट ये कम्प्लीटली हम अभी टेलर सीरीज से ही चल रहे हैं, तो इसमें कोई भी अननोन कांस्टेंट नहीं है, ए बी अल्फा बीटा कुछ भी नहीं है, सारे चीजें नोन है। तो अब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, जो हमारा वाई एन प्लस वन है, सो दैट विल बी वाई एट एक्स एन इज नथिंग बट वाई एन प्लस एच टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स मेरा एफ है तो एफ लिख दिया, प्लस एच स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल टाइम्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बचा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इसके इक्वल आया है, इसको पुट करो, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या हो गया, एफ वाई टाइम्स एफ प्लस एफ एक्स प्लस ऑर्डर ऑफ एच क्यूब टर्म्स रहेगा, राइट। फाइनली हमारा क्या आ गया, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच टाइम्स एफ प्लस एच स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल तो टू ही हो जाएगा, एच स्क्वेयर बाय टू टाइम्स एफ एक्स प्लस एच स्क्वेयर बाय टू टाइम्स एफ वाई टाइम्स एफ प्लस ऑर्डर ऑफ एच क्यूब। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ, ये कंप्लीटली टेलर सीरीज से आई है। अब इस इक्वेशन को अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है इक्वेशन नंबर 2, इससे कंपेयर करिए। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एफ का अगर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो एच टाइम्स एफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ पे इसके आगे वन लगा है, यहाँ पे ए प्लस बी है, सो दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, राइट। सेकेंड,
यहाँ पे अगर आप एफ एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो एच स्क्वेयर एफ एक्स जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, अल्फा टाइम्स बी जो है 1/2 के बराबर हो जाएगा अगर दोनों को कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे जो इसको कंपेयर करेंगे थर्ड टर्म को, तो एफ वाई टाइम्स एफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, एच स्क्वेयर भी है, तो बीटा टाइम्स बी जो है 1/2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि अल्फा टाइम्स बी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स बी इज इक्वल टू 1/2, राइट। बाकी हम कोई टर्म्स नहीं ले रहे हैं, तो बाकी की हमने ऑर्डर ऑफ एच क्यूब वाली टर्म्स इसमें भी नहीं ली है, रंगा कुत्ता में भी, और टेलर सीरीज में भी नहीं ली है, यानी कि ये जो हमारा रंगा कुत्ता मेथड है यहाँ यहीं तक आया था एक्सपेंड करके, ये सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट है, मतलब वो टेलर सीरीज के सेकंड ऑर्डर टर्म्स तक हमें एक्यूरेट वैल्यूज देगा, मतलब एच स्क्वायर के ऑर्डर की एक्यूरेसी देगा हमें, सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट बोलेंगे उसको, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सेकंड ऑर्डर रंगाकुत्ता मेथड, बिकॉज इट गिव्स एक्यूरेसी अप टू सेकंड ऑर्डर, it gives accuracy equivalent to if we take second order uh, terms, second terms up to second order derivative in Taylor series. So let me just write. So इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि second order Runge-Kutta method gives accuracy equivalent to taking um, terms up to second order derivative in Taylor series. Okay. Now इससे हमें अल्फा अल्फा प्लस बीटा हमने 1 किया जब, हमने क्या इंश्योर किया कि जो टेलर सीरीज का फर्स्ट ऑर्डर वाली टर्म है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर मतलब एच वाली टर्म है, वो एक्यूरेट आए, ठीक है। जब हमने अल्फा प्लस बीटा 1 किया यानी कि ये वाली टर्म एक्यूरेट आएगी, ये वाली टर्म टेलर सीरीज के इक्विवेलेंट हो जाएगी। सो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कि दैट दिस कंडीशन, लेट मी जस्ट राइट, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे, सो दिस कंडीशन ensures that the method, the RK2 method, मतलब रंगा होता है 2 method approximates first order Taylor series expansion फर्स्ट ऑर्डर क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही तो है, एफ जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ए प्लस बी जब हमने 1 कर दिया तो जो हमारा रंगाकुत्ता मेथड है, हम ये श्योर हो गए कि जो हमारा रंगाकुत्ता मेथड है वो फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज एक्सपेंशन को एक्यूरेटली अप्रोक्सीमेट करेगा, ठीक है। और ये जो सेकंड वाली टर्म है, ये ये सेकंड वाली टर्म है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एक्यूरेटली अप्रोक्सीमेट कर रही है, क्योंकि अल्फा टाइम्स बी और बीटा टाइम्स बी जब 1/2 रहेंगे तो ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि हमें यहाँ से सेकंड ऑर्डर एक्यूरेसी इंश्योर कर रहे हैं। सो वी कैन राइट हियर दैट दिस इज corresponding to second order accuracy. And just let me write this ensures second order
Is there any question? No, yes. Okay, so finally, let me summarize. So when we have Runge Kutta method of second order, so we will have yn plus 1 is equal to yn plus a times k1 plus b times k2, where k1 is equal to h times f of xn comma yn, and k2 is equal to h of f times xn plus alpha h plus times, comma yn plus beta k1, right? And here we know that, so यहाँ पे differential equation लिखना भी जरूरी है. So dy by dx is equal to f of x comma y, and we know that y of x naught is equal to y naught. So this is the initial condition that is given. So now, and RQ2 अगर method है, so a and b, a plus b जो है 1 होना चाहिए. So this ensures first order accuracy, because it approximates the, actually it is equal, it ensures that the terms in Runge Kutta method is equal to the first order terms in Taylor series expansion. So this ensures first order accuracy, and alpha times p is equal to, sorry, this is alpha times b is equal to um, beta times b, so that is equal to 1 by 2. This ensures second order accuracy. नाउ इनसे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा जो है वो बीटा के बराबर होगा, जो कि 1 बाय 2 बी के बराबर होगा. ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे, और होंगे 1 बाय 2 बी के बराबर. ठीक है, तो और लाइक इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि इफ नॉट, if nothing is mentioned in the question, अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम क्या लेते थे, अगर आपको याद हो तो अल्फा को हमने लिया था रंगकुत्ता मेथड, फोर्थ ऑर्डर रंगकुत्ता मेथड में हमने अल्फा को क्या लिया था, 1/2. लेकिन वहां पे हमारे पास 4 पॉइंट थे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, 1/2 नहीं लेंगे. ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/2. ए और बी को 1/2 लेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा वाई एन इज इक्वल टू, ए और बी को हमने 1/2 ले लिया, तो एक तरह से हम के वन और के टू का डायरेक्ट एवरेज ले रहे हैं. सो k1/2 प्लस, तो k1 प्लस k2/2 हो जाएगा ये, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1/2 अगर आप लेंगे, और अल्फा और इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि बी को 1/2 पुट करो यहाँ पे तो ये 1 आ जाएगा. यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा एक्स एन प्लस एच, और वाई एन प्लस k1, ये अल्फा बीटा 1 हो जाएगा. तो कुछ नहीं दिया है तो यही लेना है. सो सिंपलाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा. ठीक है, so now let me write few questions of net level. Let me see if somebody has messaged. Okay, so let me write few questions, and these are net level questions. So first question is, let's say we have
y1 prime, it means it is dy by dx, so that is equal to f of xy. ये आप सबको करने हैं, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देन यू विल टेल मी द आंसर। और ये हमें दे रखा है कि y ऑफ x नॉट जो है वो y नॉट के बराबर होगा। नाउ let's say y prime is equal to f of x comma y and y of x naught is equal to y naught. So you have to generate approximations y in to y of x in, जो कि और जो x n है हमारा, यहाँ पे y in नहीं आएगा, आई थिंक y नोट आ जाएगा, y नोट टू y of x n, और जो हमारा x n है वो है x नोट प्लस n times h, ठीक है? So you have to generate approximations y नोट टू y of x n, और जो हमारा x n है वो x नोट प्लस n h है, और फिक्स्ड h greater than 0, and n जो जाएगा वो n is equal to 1, 2, 3, using the recursion formula. जो recursion formula है हमारे पास वो क्या है? तो ये है कि yn plus 1 is equal to yn plus a times k1 plus, इसको देखते ही पता लग रहा है कि सेकेंड ऑर्डर। रिकर्शन मतलब होता है जो जिस फॉर्मूला से हमें रिपीटेटिव वैल्यू मिली, मतलब पिछले आइट्रेशन की वैल्यू पता हो तो अगले आइट्रेशन पे वैल्यू मिल जाए, उसको रिकर्शन फॉर्मूला बोलते हैं। वेयर k1 is equal to h times f of xn comma yn, and k2 is equal to h times f of xn minus 1। इसलिए दिस क्वेश्चन xn minus 1 दिया हुआ है तो उसको उसी तरह से लेते हैं, xn minus 1 plus alpha times h and yn minus 1 plus beta times k1। So now the question is, which one of the following choices of a comma b comma alpha comma beta for the above recursion formula gives Runge Kutta method of order 2? So this is the question. Now the options are, just write down the options. Option 1 is a is equal to 1, b is equal to 1, alpha is equal to 0.5, beta is equal to 0.5. So this is option 1. Option 2 is a is equal to 0.5, b is equal to 0.5, alpha is equal to 2, beta is equal to 2. So option 3 is a is equal to 0.25, b is equal to 0.75, alpha is equal to 2 by 3, beta is equal to 2 by 3. Option 4 is a 0.5 है, b भी 0.5 है, अल्फा 1 है और बीटा 2 है। Yes, tell me. Tell me which option will be correct.
3.75। टू बाई थ्री है। Yes, anyone? थर्ड। Yes, टू Shashank. फोर में थर्ड। Okay, Shashank is saying third. Anyone else? Yes, Sahil. Yes, tell me which option is correct. Yes, Namur. Can you tell me? सर सेकेंड वन। अच्छा, क्यों होगा सेकंड सही? तो एक्चुअली गिवन कंडीशन के हिसाब से तो आपने कहा कि द इनिशियल कंडीशन इज नॉट गिवन ना, लाइक ए एंड बी शुड बी इक्वल टू हाफ। A and B बट should be equal to half, so that is so पॉइंट बाय A पॉइंट सर no. इसलिए So condition was A plus B should be equal to 1, not A and B equal to half. मैंने बोला था क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है तब A और B को हाफ लेना है, अदरवाइज जो जनरल कंडीशन है वो है A प्लस बी 1 होना चाहिए, अल्फा टाइम्स B और बीटा टाइम्स B हाफ होना चाहिए। A प्लस बी 1 जो है वो तो चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं ये पहला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट वो तो सेकंड वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड वाला भी कर रहा है और फोर्थ वाला भी कर रहा है। अगली कंडीशन क्या थी हमारे पास? हाँ सर थर्ड ही है थर्ड। अल्फा टाइम्स बी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स बी इज इक्वल टू हाफ होना चाहिए। पहले तो अल्फा बीटा दोनों का इक्वल होना चाहिए इस इक्वेशन से। अल्फा बीटा इसका इक्वल है, इसका इक्वल है, इसका इक्वल नहीं है, तो फोर्थ भी रूल आउट हो गया। सेकंड और थर्ड में ही कंपेयर करना है बस। तो हमारे पास ए प्लस बी 1 है, तो ए प्लस बी इसमें 1 आ रहा है, लेकिन अगर अल्फा ए को हम 0.5 पुट करें यहाँ या बी को 0.5 पुट करेंगे तो जो बीटा आएगा वो 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे 2 दे रखा है, तो ये भी रूल आउट हो गया। तो फाइनली यही आएगा, क्योंकि इसमें ए 1/4 है, बी जो है वो 3/4 है, तो बी को अगर हम 3/4 पुट करेंगे यहाँ पे तो वो 2/3, बीटा जो है वो 2/3 केक बना देगा और अल्फा भी। सो थर्ड वन इज करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is the initial value problem dy by dx is equal to f of x comma y, and then the initial condition given is this one, f of x naught is equal to y naught, is solved by using the following second order Runge Kutta method. तो जो Runge Kutta method है वो है k1 is equal to h times f of xi comma yi, and k2 is h times f of xi plus alpha h, and yi plus beta k1, and yi plus 1 is given by yi plus 1/4 times k1 plus 3k2
and where I is greater than equal to 0, and यहाँ पे it is given that where h is the uniform step length between the points और वो points क्या क्या हैं, x0, x1, x2 and so on up to xn, and yi का मतलब क्या है, y evaluated at xi, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है the value of the product अल्फा टाइम्स बीटा इज क्या होगा बताइए। Yes, firstly you have to compare with the standard Runge Kutta second order Runge Kutta method equation, and then you have to find the value of alpha and beta and उनका प्रोडक्ट क्या होगा वो बताना है। Yes, yes, anyone, please do it fastly. You can use your paper and pen. और सब कैलकुलेटर निकाल लीजिए इस क्वेश्चन के बाद। So is this one? Okay, you're saying 1. Anyone else? 4/9. Okay, somebody is saying 4/9. Okay, anyone else? No, sir. We calculated 4/9. Okay, anyone else? Yeah, so it will be 4/9 only. So it's very simple. So if you compare this with, let's say, I do the solution. So if you compare this with yn plus 1 is equal to yn plus a times k1 plus a times k1 plus b times k2, यहाँ कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि a जो है 1/4 है और b जो है वो 3/4 है, और हमारे पास कंडीशन होती है अल्फा टाइम्स b should be equal to beta times b, so that should be equal to 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा जो है वो भी 1/2 भी आ जाएगा और बीटा भी इतना ही आ जाएगा, तो अल्फा टाइम्स बीटा कितना हो जाएगा 1/4b²। यहाँ b को पुट करो तो क्या आएगा 1/4, और 1/b² क्या हो जाएगा 16/9, फाइनली 4/9 आ जाएगा। Okay, now moving on to the next question. Everybody please take out your calculators. Question number 3. So it is given that if dy by dx is equal to y² minus x² over y² plus x², और y of 0 जो है वो 1 दिया हुआ है। आपके एग्जाम में एक्चुअली वर्चुअल कैलकुलेटर होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग यू कैन यूज योर ऑन कैलकुलेटर। एग्जाम में अपना कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, एक वर्चुअल स्क्रीन पे कैलकुलेटर होगा जो आप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। देन सॉल्विंग
बाय फोर्थ ऑर्डर रंगाकुता मेथड से आपको सॉल्व करना है। रंगा इसको करना स्टार्ट कर दीजिए फोर्थ ऑर्डर रंगाकुता मेथड से। तो आंसर क्या होगा सॉल्व करने के बाद? एक ही आइट्रेशन करना है बस। सो द पहला ऑप्शन है द इंक्रीमेंट इन y इज 0.1959। सेकेंड ऑप्शन है द डिक्रीमेंट इन y इज 0.1959। थर्ड ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ y ऑफ 0.2 इज 1.1959। और फोर्थ ऑप्शन है the value of y of 0.1 is, और एक ही ऑप्शन इसमें से सही है। तो आप पहले एक आइट्रेशन के बाद कितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ रहा है वो आपको पता करना है। हाँ, सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन। एक बार में आपको 0.2 टाइम्स बढ़ना है, 0.2 का इंक्रीमेंट देना है। तो पहला आपको इनिशियल गैस दिया हुआ है, ये इनिशियल वैल्यू दी हुई है। अगला जो आपका वैल्यू होगा वो y ऑफ 0.2 पे ही निकलेगा। तो इसको आपको फोर्थ ऑर्डर रंगाकोता मेथड से निकालना है। यस, प्लीज डू इट फास्टली। एक ही आइट्रेशन करना है बस। इसमें मोर देन वन ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। या यस आदित्य, आदित्य आर यू हियर? आई थिंक ही हैज joined and left his system or mobile somewhere. यस हर्ष, क्या रहा आपका आंसर? डू इट फास्ट ना, K1 K2 K3 K4 निकालो जल्दी जल्दी। और फिर 1/6 टाइम्स K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4 कर दो। पता लग जाएगा कि बढ़ेगा या घटेगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा।
Anyway, so if you solve this, finally you should get the answer as y1 is equal to 1.1959. So it will increase by so obviously this will be equal to 1 plus 0.1959. तो ये इसमें इंक्रीमेंट जो है 0.1959 का होगा, ये भी सही है, एंड y ऑफ 0.2 जो है 1.1959 होगा। ठीक है, हालांकि हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी ये एक, सो ऑप्शन 1 इज मोर करेक्ट, द इंक्रीमेंट इन y इज 0.1959. Anyway, so this is not the exact value, this is approximate value. So बट अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है इसमें तो 1 और 3 दोनों सही होंगे। किसी का निकला है ये आंसर? तो अभी K1 सर K2 निकला है। अच्छा, अभी K1 K2 ही निकला, ओके। So you try that and finally you should get this answer. This type of questions also you can face in your exam, so be ready to do a lot of calculations. एक ही आइट्रेशन बोलेंगे करने को क्योंकि 2 आइट्रेशन करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, बट एक आइट्रेशन करने को बोल सकते हैं आपको हाथ से एग्जाम में। So I just wanted to you to make aware. So question number 4 which says, इसका आंसर फटाफट देना, विच ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एग्रीज विद टेलर्स सीरीज सॉल्यूशन अप टू टर्म इन h to the power 4। तो टेलर सीरीज में h to the power 4 यानी 4th ऑर्डर तक का एक्यूरेसी कौन सा मेथड देगा? तो ऑप्शन 1 है मॉडिफाइड यूलर मेथड। सो यूलर मेथड तो हमने पढ़ा था, वो क्या था, yn plus 1 is equal to yn प्लस h टाइम्स एफ ऑफ एक्स इन कोमा वाई इन। तो उसमें तो एच ही आ रहा है बस, यानी फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेसी देगा वो। मॉडिफाइड यूलर मेथड भी उसी तरह का कुछ होता है। सेकंड ऑप्शन है फोर्थ ऑर्डर रंगा कुत्ता मेथड। थर्ड ऑप्शन है पिकार्ड्स मेथड, और फोर्थ ऑप्शन है मिलनेस मेथड। बताइए कौन सा सही है? The fourth और संडे को क्यों सही है? जैसे आपने सेकंड ऑर्डर के लिए हमें अभी टेबल शेप्स के हेल्प यूज किया सेकंड ऑर्डर प्रूव करने के लिए, सिमिलरली फोर्थ ऑर्डर के लिए भी इसको हम जा सकते हैं, आपने कहा था। राइट, सो सेकंड ऑर्डर के लिए हम एच स्क्वायर वाली टर्म में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक गए हैं, तो फोर्थ ऑर्डर के लिए हम फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए क्योंकि सेकंड ऑर्डर में दो ही अननोन्स, आई मीन अननोन्स तो चार थे बट कंडीशन हमने दो ही निकाली है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा टाइम्स बी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स बी इज इक्वल टू 1/2। ये कंडीशन हमारी निकली है। ऐसे फोर्थ ऑर्डर में फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे जो कॉन्स्टेंट्स आप देखते हैं कि 1/2 ही रहता है वैसे तो उसमें, और जब हम एवरेज लेते हैं तो k1 + 2 k2 + 2 k3, सो वो 2 जो आया है 2/6 होगा बेसिकली, सो 1/6 k1 के साथ 1/6 रहता है, k2 के साथ 2/6, वो सब जो आया है वो टेलर सीरीज के साथ कंपेयर करके ही आया है, ठीक है। तो ऑल्दो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है इसमें, मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है, अगर आपको नहीं पता, जैसे मॉडिफाइड यूलर तो पता है, मैंने पढ़ा है यूलर जैसा ही होगा, बट पिकार्ड नहीं पता, मिलने नहीं पता, बट आपको ये पता है कि एक ही ऑप्शन सही है तो वो यही होगा, क्योंकि आप श्योर हो ये ऑप्शन तो सही होगा ही होगा, क्योंकि ये फोर्थ ऑर्डर एक्यूरेट होता है टेलर सीरीज में, टेलर सीरीज से कंपेयर करने पे, तो ये ऑप्शन तो सही है और एक ही ऑप्शन सही है तो ये सही होगा, ठीक है। इस तरह से भी आप रूल आउट कर सकते हैं ऑप्शन। तो फोर्थ ऑर्डर रंगा मेथड इसका आंसर होगा। मॉडिफाइड यूलर मेथड में लिख देता हूँ क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर तक ही अप्रोक्सीमेट करता है, बट वो एक इम्प्लिसिट मेथड है, सो इसमें होगा, मैंने इम्प्लिसिट यूलर मेथड भी बताया था,
So this is something like that only. So yn plus h by 2 f of xn comma yn plus f of xn plus 1 comma yn plus 1 ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है ये सीधा करंट स्टेप पे ही डिपेंड कर रही है, तो ये इसलिए इम्प्लिसिट टर्म है, इसीलिए इसको इम्प्लिसिट टर्म बोला गया है। और ये पूरा जो मेथड है इम्प्लिसिट मेथड है। तो अब डायरेक्टली, क्योंकि एक्सन को वाई तो नोन है आपके पास, ये नोन नहीं है, तो इसलिए इसको आइटरेटिवली सॉल्व करना पड़ता है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता। सो इसलिए ये इम्प्लिसिट मेथड है। सो ये वाली टर्म तो है, ये तो एक्सप्लिसिट है, क्योंकि पिछले इटरेशन पे तो सब कुछ आपको नोन होता है। मैंने बताया था ना कि जो मेथड्स, अब रंगाकुत्ता मेथड भी आपसे पूछ ले कोई एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है, तो रंगाकुत्ता मेथड भी एक्सप्लिसिट मेथड है, क्योंकि पिछले स्टेप पे आपको सब कुछ नोन होता है, उससे आप अगले स्टेप की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको करंट स्टेप पे ही इंफॉर्मेशन चाहिए एफ की, करंट स्टेप पे एफ की वैल्यू क्या है। पिछले स्टेप पे तो यही चाहिए, तो करंट स्टेप पे तो आपको एफ की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए आपको आइटरेट करना पड़ेगा। इस एक बार इसको एक बार ही सॉल्व करने के लिए भी आइटरेट करना पड़ेगा। रंगाकुत्ता मेथड में पिछले स्टेप की इन्फॉर्मेशन आपको पता है, तो अगले स्टेप की इन्फॉर्मेशन फटाफट आ जाती है, उसके लिए आपको आइटरेशन, एक ही आइटरेशन लगती है, बट इसमें एक ही नहीं लगेगी। एक आइटरेशन से दूसरी आइटरेशन पे जाने पे बीच में भी और आइटरेशन करनी पड़ेंगी इसको निकालने के लिए। ठीक है, यस टेल मी। सर अगर मतलब इक्वेशन अगर क्वांटम मैकेनिक्स का हो तो भी रंगा कुत्ता मेथड मतलब सही रहेगा। बिल्कुल सही रहेगा, क्यों नहीं रहेगा सही। बट क्वांटम मैकेनिक्स में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। एग्जैक्ट चाहिए रहता है ना, तो एग्जैक्ट तो सिर्फ रंगे कुत्ते मेथड से ही आता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी कुछ नहीं, प्लीज अलग है, रिपीट इसके लिए अगेन। पूछ रहा था। क्या सर? क्या बोल रहे हैं आप? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट तो एनालिटिकल सॉल्यूशन से आएगा, बट रंगाकुत्ता मेथड का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। फोर्थ ऑर्डर एक्यूरेसी टेलर सीरीज में देना, वेरी लेस न्यूमेरिकल मेथड्स विल बी देयर व्हिच विल गिव यू फोर्थ ऑर्डर एक्यूरेसी इक्विवेलेंट टू, आई मीन फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इन टेलर सीरीज। तो काफी एक्यूरेट है ये। और अगर आपको और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप इस एच का वैल्यू छोटा रख सकते हैं, मतलब जितना आप इंक्रीमेंट हो रहे हैं एच में वो छोटा रखिए, तो वो एक्यूरेट सॉल्यूशन है। और अगर सर आपके आप न्यूमेरिकल टेक्निक डिस्कस करें बेसिकली। न्यूमेरिकल टेक्निक, सॉरी रिपीट अगेन। जो मतलब नेट का सिलेबस है। क्या आपका क्वेश्चन था, आप रिपीट कर सकते हैं क्या? सर मैं ये कह रहा था कि मतलब आप जो सेशन ले रहे हैं इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल टेक्निक में जो मतलब ये नेट का सिलेबस है वो मतलब पार्ट आप ले रहे हैं ना बेसिकली इस लेक्चर्स में। हाँ, नेट का भी प्लस आपके जो करिकुलम का पार्ट है उसमें भी, वो भी है मतलब इसमें इंक्लूडेड। सो वी विल गो एट अ पर्टिकुलर पेस, जितना हम कर पा रहे हैं उतना कवर करेंगे हम। आई विल नॉट ट्राई टू कवर द होल सिलेबस। अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, सो आई कैन शेड्यूल मे बी वन लेक्चर ऑन दैट एज वेल। अदरवाइज अभी तो हमने वो लास्ट चैप्टर जो आपका सिलेबस का है वही स्टार्ट किया है, उसी को हम पहले कंप्लीट करेंगे, देन विल मूव टू द सेकंड लास्ट चैप्टर एंड थर्ड लास्ट चैप्टर एंड सो ऑन, इतना हम कवर कर पाते हैं। हाँ, उसमें और हर टॉपिक से रिलेटेड देयर विल बी पाइथन प्रोग्रामिंग, देयर विल बी सॉल्यूशन ऑफ नेट, सम नेट क्वेश्चंस, तो ये दोनों चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। और सचिन आप पूछ रहे थे ना क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन। हाँ सर। क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, सो दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशल सॉल्व। फंक्शन यूज करने पड़ेंगे ना हमें। यस, सॉरी, तो स्पेशल फंक्शन से ही एक्चुअली सॉल्व होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। इस फंक्शन से। हाँ सर स्पेशल मतलब जो भी है चाहे लगर हो और बेसल हो ये सब मतलब लाइक इनके यूज करके हम सॉल्व राइट, करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के न्यूमेरिकल मेथड्स अलग हैं, उसमें आपको अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यूमेरिकल मेथड में जाना है तो यू हैव टू अप्लाई फाइनाइट एलिमेंट मेथड, एफईएम, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कंडीशन रहता है कि हमको मतलब बाउंड्री पता होनी चाहिए, तभी एग्जैक्टली मिल सकता है। अगर वो एक बाउंड्री वैल्यू बाउंड्री कंडीशन। प्रॉब्लम है तो यस। अगर वो एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो आपको जरूरी नहीं है कि बाउंड्री पता हो। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो सकता है। जनरली हम लोग, जैसे आप बोल रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो इक्वेशन है जो स्पेस एंड टाइम दोनों में रहती है, तो बाउंड्री एफईएम क्या करेगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। सो वी विल, लेट्स से we will use FEM as a numerical method and we will convert the partial differential equation in space to algebraic equation, non-linear algebraic equation। और non-linear algebraic equation को solve करने के लिए भी न्यूटन रेफसन मेथड है, उसको अप्लाई करेंगे तो solve हो जाएगा। बट वो जो टाइम वाला है, let's say अब हमने स्पेस को तो डिस्क्रिटाइज कर दिया फाइनाइट एलिमेंट मेथड से क्योंकि वो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम थी, लेकिन टाइम वाला बचा। टाइम भी तो रहेगा ना, स्पेस एंड टाइम दोनों है। तो टाइम वाला, अब क्योंकि स्पेस को हमने डिस्क्रिटाइज कर दिया तो टाइम वाला वेरिएबल बस बचा है, तो एक तरह से वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि स्पेस को तो हमने, स्पेस वाली जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बची वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बची टाइम में। अब उसमें आप रंगा कुत्ता मेथड लगा सकते हैं। तो किसी भी नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर ऑर्डिनरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में हम रंगा कुत्ता मेथड लगा सकते हैं। कपल्ड हो, कपल्ड सिस्टम में भी मैंने सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का असाइनमेंट दिया था ना पिछली बार, वो कपल्ड सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, फिर उसको आप रंगा कुत्ता मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सो ऑर्डिनरी सर वो डिफरेंशियल क्वेश्चन इक्वेशन, एक्चुअली मैंने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व किया था, तो थोड़ा सा मिसमैच करता हुआ आंसर आया था। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज एन एनालिटिकल मेथड, इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल मेथड। यस, एक्चुअली जो आपने आंसर दिया ना उससे मतलब कि सो किस इट विल गिव यू अप्रोच एग्जैक्ट सॉल्यूशन। जो आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से आंसर आ रहा है वो एग्जैक्ट है, ओके सर। और जो रंगा कुत्ता से आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट है। और मैंने सॉल्यूशन लिखा था ना पिछली बार, वो आपका वेरिएशन ऑफ यस पैरामीटर से वही। यही वाला सॉल्यूशन आएगा, ये लिखा है इधर एग्जैक्ट सॉल्यूशन, यही आ रहा यस होगा सर। आपका। हाँ सर, इसके एक दो टर्म मिसमैच हुए थे बट स्टिल मतलब फिर इससे किया तो नहीं, मिस इसमें मैच नहीं ज्यादा। होने चाहिए ना, यही आना चाहिए एग्जैक्ट। यही तो तीन टर्म आने चाहिए, उसमें मिसमैच क्या हो रहा है? सर मेरे जो आंसर आए थे वो थे 9/28 ई रेस टू माइनस 3x एंड प्लस 103 अपॉन 140 ई रेस टू माइनस ऑफ x एंड देन माइनस 1/7 ई रेस टू 4x एंड प्लस 1/5 ई रेस टू 4x। अच्छा, आई थिंक ये ई रेज़ पावर माइनस 3x होगा क्या यहाँ पे, एक मिनट। ये सब हाँ सर, माइनस 3x था। माइनस हाँ, हो वन सकता है फोर कि, सेवन हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर दी हो, बट यहाँ पे कहाँ पे -3x था यहाँ पे? फर्स्ट टर्म। ये 1/8 नहीं आ रहा है आपका? सर माइनस नाइन वन बाय बाय, ट्वेंटी एट आ रहा सॉरी, सो मेरा -1/4 है। ओके। बट अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें लेट से, तो जब आप y को 0 पुट करेंगे तो 0 जब आप पुट कर रहे हैं तो 1 आना चाहिए। सो मतलब x को 0 पुट कर रहे हैं, जब आप 0 पुट करेंगे यहाँ तो क्या आएगा? 1/8, 7/8, 1/2, हाँ आई थिंक 1/4। थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया इसमें आई थिंक। नो, आई थिंक आई जस्ट I looked at this question. Let me just see, okay? जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 1/8, 7/8, 8/8, 1 हो जाएगा। हाँ, ये सही है एक्चुअली में, गलत नहीं है। तो आपका अगर 1/4 आएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी इक्वेशन में जब x को 0 पुट कर रहे हैं आप? नहीं सर, एक्चुअली आई एम गेटिंग अराउंड 1.114। नहीं, वो सही नहीं है ना फिर। x को जो आप 0 पुट करेंगे यहाँ,
पुट करिए तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सर ये 1 हो जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरे कोएफिशिएंट अलग है लेकिन y0 1 आ रहा अच्छा, और dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0? है। यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर निकालें तो क्या आएगा? सर मेरा फिर -3/4 सो भी सेटिस्फाई हो जाएगा ना फिर, अगर y(x) हो रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है। ऐसे ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन इनकरेक्ट दिया। लेट्स से ये dy बाई डी एक्स है, ठीक है, तो इसमें सेटिस्फाई करो x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 1/2 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 3/8 -7/8 -4/8 बचेगा, -1/2 आएगा, ये +1/2, तो 0 आ जाएगा। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है डिफरेंट कंडीशन। तो आपने सोल्यूशन लिखा मतलब वो राइट है, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, तो आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर निकाल लगाया है इस अगर इक्वेशन में, तो आपके पास दो कांस्टेंट्स आएंगे। आप पहले होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, ऐसे ही किया होगा ना? यस सर, पूरा स्टेप बाय स्टेप। मतलब मुझे ज्यादा लग रहा है कि वो कांस्टेंट मैंने C1 C2 जो फाइंड किया उसमें कहीं पे मिस्टेक किया करके मैंने। बट ये टर्म सही है, ई रेस पावर 3x 3x ई रेस पावर -3x कैसे आ रहा है आपका? अच्छा वो C1 सर मेरा एक मिनट। सॉरी? अच्छा, z सेटिस्फाई हो रहा है, z भी 0 अच्छा, एट आप x आपका इक्वल टू 0। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बताइए। सो y(x) है -1/4 e⁻³ हम्म प्लस 17/20 e⁻x हम्म प्लस 2/5 e⁻4x। हाँ, सो आई थिंक देयर इज, ओके, आई गॉट योर पॉइंट। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, सो आई विल लुक एट दिस सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ओके। मैं इसको करेक्ट करूंगा, यहाँ पे ई रेस पावर 4x आना चाहिए, क्योंकि यहाँ राइट में भी ई रेस पावर 4x है। सो आई थिंक दिस टर्म हैज सम प्रॉब्लम। ओके, सो आई विल लुक इनटू इट। अच्छा, ठीक है, आपका थैंक यू ये सॉल्यूशन आ रहा है, एंड देन लेट मी जस्ट सी। जब आप 0 पुट करेंगे तो एक तरह से 5/20 हो गया, 17 - 5 12/20 हुआ, बट इसमें 1 कैसे आएगा? अच्छा, एक मिनट रुकिए। सो -5/20 प्लस 17/20 प्लस 8/20, राइट, यही बनेगा। सो हाँ, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई विल लुक इनटू इट, मे बी दिस इज द राइट सॉल्यूशन। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करेंगे अगर आप तो दिस इज एक्चुअली, दिस सीम्स दैट इट इज नॉट राइट, क्योंकि यहाँ पे ई रेस पावर 4x है, तो जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लेंगे तो सम ई रेस पावर 4x का टर्म आना चाहिए। दैट माइट बी, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग रॉन्ग कोफिशिएंट्स। एनीवे, सो आई लुक इनटू इट, बट यू कैन स्टिल, आपने इसका तो कोड किया है ना रंगा कुत्ता से? यस सर। वो इससे मैच कर रहा है क्या, इस सॉल्यूशन से? हाँ सर आंसर, लेकिन बहुत 10 10⁻16 y100। सॉरी? सर 100 आइटरेशन पे 10⁻16 ऑर्डर में आ रहा है। 10 16 ऑर्डर में डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस नहीं सर, मतलब आंसर उसका। अब वो आएगा क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है ना। हाँ e⁻³ तो आ सकता है, वो बहुत तेजी से बढ़ता है।
बट वो इससे मैच कर रहा है क्या ये दोनों? माय क्वेश्चन इज दैट। हाँ सर, ग्राफ पे आ रहा है मतलब। एक पॉइंट, ओके, सो देन आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं इसको चेक कर लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू।